दे दीजिए। सब रीडिंग छोटी सी टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, तो लिख लीजिए। इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के विरुद्ध 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 महाभियोग 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 की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। महाभियोग की व्यवस्था की प्रक्रिया की महाभियोग की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। लिख लीजिए। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, इसके अंतर्गत यदि 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 राष्ट्रपति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, तो उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। महाभियोग क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। लिख लीजिए। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, महाभियोग जो है कि संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? किसी भी सदन में। एक सदन लाएगा, दूसरे सदन उसका जांच करेगा नहीं। लिख लीजिए। महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अच्छा, ये महाभियोग तुरंत लाया जाएगा या फिर सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि आप खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? 14 दिन का सर, 14 दिन पूर्व देना पड़ता है, 14 दिन के पहले। देख लीजिए। इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देनी होती है। अब देखिए, आपने बोला कि संसद के किसी भी सदन में जो है कि ये राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। तो लाई जा सकती है, बिल्कुल लाई जा सकती है, लेकिन है कि उसके लिए शर्त है ना? क्या शर्त है? लिख लीजिए इसका। लिख लीजिए। प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। साथ ही साथ समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होनी चाहिए। उसी सदन में, जिस सदन में प्रस्ताव लाते हैं, है ना, पारित होनी चाहिए, है ना? इसी में लिख लीजिए। इसके पश्चात प्रस्ताव जांच हेतु दूसरे सदन
दूसरे सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, दूसरे सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए, जिस सदन में आरोप लगा है ना, जिस सदन में आरोप लगे हैं, तो उस सदन में क्या करना होगा उन्हें? उस सदन में जो है कि सबसे पहले क्या होता है, 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करते हैं, फिर 2/3 सदस्य के द्वारा पारित करवाते हैं। उसके बाद है कि उसको जांच के लिए कि जो लगाया गया आरोप है ना, वो सही है या नहीं है। इसमें है कि दूसरे दूसरे जो सदन है उसमें राष्ट्रपति जो है कि अपना क्या करेगा, दूसरे सदन में अपना स्पष्टीकरण दे सकता है या अपने प्रतिनिधि को स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है। अगर एक जांच में जो है, दूसरे सदन द्वारा जांच में जो है कि अगर आरोप सही पाया गया है ना, अगर आरोप सही पाया जाता है ना, तो क्या होगा? यहाँ 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 भी जो है कि वही प्रक्रिया जो पहली सदन में होगी है ना, वो प्रक्रिया यहाँ भी जारी होगा, है ना। और जब बहुमत द्वारा स्वीकार हो जाता है, पारित हो जाएगा, तो राष्ट्रपति टर्मिनेट हो जाएंगे, है ना, राष्ट्रपति टर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए क्या लिखा, दूसरे सदन में जांच हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, लिख लीजिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति को दूसरे सदन में अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में या तो स्वयं या तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से या तो स्वयं उपस्थित होकर या तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। द्वितीय सदन में जांच के पश्चात मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है, मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके तहत लिख लीजिए, इसके तहत क्या होगा, लिख लीजिए, इसके तहत समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं, द्वितीय सदन में स्वीकार कर लिए जाते हैं। और जिस दिन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा 2/3 बहुमत से, उसी दिन से राष्ट्रपति को क्या होगा, पद अपना छोड़ना पड़ेगा। लिख लीजिए, स्वीकार कर लिया जाता है, 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त समझे जाते हैं, मुक्त समझे जाते हैं। क्या महाभियोग लगाया गया है राष्ट्रपति पे? अभी एक बार भी नहीं लगाया गया। लिख लीजिए कि अभी तक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग एक बार भी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के भाग नहीं लेते हैं, वे भी भाग
अच्छा, इसमें ये भाग लेंगे कि नहीं लेंगे महाभियोग में? हाँ सर, इसमें लेगा ना। हम्म। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, लेकिन इसमें महाभियोग में भाग लेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो है कि अगर कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, लिख लीजिए। अनुच्छेद, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा ऐसे लिख लीजिए। अनुच्छेद 71 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उच्चतम न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि सुशील है ना, सुशील राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनके खिलाफ महाभियोग लगा दिया गया और है कि महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। अब महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया तो जो जितने दिन ये राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कार्य किए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, 6 महीने, जो भी है ना, तो क्या इनके द्वारा किए गए कार्य अवैध होंगे? अब मान लिया जाए कि इनके चुनाव ही अवैध है ना, सुशील के चुनाव ही अवैध हैं और इनको 6 महीने बाद जो है कि पता ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये सुशील जो है, इनका चुनाव जो है सुशील कुमार का अवैध रूप से किया गया है, करप्शन बरती गई है, तो सुशील द्वारा काम किया गया काम पर क्या असर पड़ेगा? नहीं सर, वो वो सर भी सर वही होगा। वैध होगा। वैलिड होगा। जी सर। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य क्या होंगे? वैध माने जाएंगे। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किए गए कार्य वैध होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। ये जो है आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईश्वर है कि क्या पूछा था, देखा था आपने क्वेश्चन? ईश्वर क्या क्वेश्चन थे? राष्ट्रपति से क्वेश्चन था क्या? सर यहाँ तो क्वेश्चन बैंक भी नहीं आया है सर, पता नहीं कहाँ हम रह रहे हैं। संगीता जी सर। क्वेश्चन क्या था इस बार का? आपने भी नहीं देखा?
नहीं सर। सर देखा बट याद नहीं है। हाँ, याद नहीं है। तो एक बार देखना चाहिए ना। क्वेश्चन बैंक में जो सर ट्वीक से क्वेश्चन है 50 65 66 वाला नहीं है। हे भगवान जी, तो आप लोग करते क्या हैं? देखना चाहिए ना। सर यहाँ सिर्फ पीटी का ही बुक मिलता है, बस लगता है सब पीटी निकाल के बैठ जाता है। अरे और बिहार का स्थिति बहुत खराब है। अभी अभी देखते हैं, यहाँ भी तो मैं देखता हाँ, हूँ। पूछा हुआ था हम्म, कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी परवाही नहीं कर सकता है। मूल्यांकन कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। तो आपको आपको किनके किनके इतने आवाज आ रहे हैं? इस तरह की हरकत कौन कर रहा है? थोड़ा सा तो ख्याल रखिए कि क्लास में हैं आप। मैं क्वेश्चन अभी भेज दे रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग के पास है ना? हाँ सर, मेरे पास है। तो भेजने की तो जरूरत है नहीं। नहीं, आपके पास। मेरे पास तो ऑलरेडी है। अब भेजने का मेंस वाले में डाल दीजिए सर। हम ऐसे भी क्वेश्चन आपको सेंड किए थे क्वेश्चन। सेंड कर दिए हैं। आपको सेंड किए थे। अरे मेरे पास है, ऑलरेडी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ सर सब पीटी निकाल के भाग जाता है सर। कहता है मेंस में हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या पूछा नहीं पूछा। जैसे आज हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो बिना मैं पढ़े देंगे तो वही होगा। अरे सर बोल तो रहा छपरा हूँ, में भी नहीं मिल रहा है। छपरा में भी नहीं मिल रहा है। छपरा में कहाँ खोजती हैं जो नहीं मिल रहा है? सर ये बिना पुस्तक में सलेमपुर, उसको सलेमपुर में बोले भी है लाने के लिए। ये तो एगो पेज केवल भेजे हुए हैं। इंतजार हम तो बोले सर वो नारंग को लाने के लिए कि नारंग का बुक, तो ऐसे मेरा मुंह देखा जैसे लग रहा था 47 उसको बोले लाने। बोलता है बुक नहीं हो पाएगा। हम कहे पैसा दे देते हैं, नहीं हो पाएगा तो फिर रिटर्न कर दिया। बोला हो ही नहीं पाएगा। हम आप लीजिए पीडीएफ केबीसी साथ में नाम भेज देते हैं सर। अच्छा। सर पूरे पटना में हम खोजे नारायण की बुक कहीं नहीं है। लगभग अरे 20 दुकान हम खोजे हुए। अरे सब है, थर्ड क्लास का बुक पढ़वाता है। जो जितने भी टीचर है ना, वो थर्ड क्लास का बुक पढ़वाता है। एक कॉपी दूसरे कॉपी मार मार कर जी पढ़ा सर। अभी सर्विसिंग चल रहे हैं नंबर 1 पे, कुमार सर्विस क्या बोलते हैं सर, वही। हाँ, सबसे सबसे घटिया बुक है वो। हिंदी के ना लिखते हैं सर। हाँ, उनका उनका बुक जो बहुत लैंग्वेज बहुत टफ होता है और बहुत सारा मटेरियल होता है। और वही उसी का बुक जो है कि तब भी बच्चे खरीदते हैं, क्योंकि बुक ही नहीं है मार्केट में। लीजिए, क्वेश्चन है कि उपलब्ध करा दिया है, और है कि आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए सर आगे। मेंस का बुक भी उपलब्ध कराने का सर कीजिए, नहीं तो अरे फिर ये काम काम बेकार हो काम जाएगा सर। काम स्टार्ट करवाए थे, लेकिन एक बीच में जो है ना, एक एक ये इकोनॉमिक्स का लिखवाए थे। वो इकोनॉमिक्स का मैं है कि लगभग 15,000 रुपये 20,000 रुपये फंसा चुका हूँ। और जो हमें मिला उसको हमने ही फाड़ के फेंक दिया। लोग लोग सोचते हैं कि मतलब कंटेंट राइटिंग वो कर लेंगे, है ना। और जब कंटेंट राइटिंग देते हैं तो है कि हम कुछ भी तो नहीं पढ़ा सकते हैं ना, कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। ये उस बेहतर होगा कि हम ये नोट्स प्रोवाइड करवा दें, या क्लास में हम पढ़वा दें नोट्स ना दे कर करके। लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा सकते। पढ़ा कर करके करियर खराब नहीं करना है बच्चों का। वो काम कुछ हुआ है ना। और अभी है कि फिर से एक बोला है, रंजीत के दोस्त हैं, तो देखते हैं अगर वो काम लायक होगा तो फिर उससे कंटेंट करवाते हैं। धीरे धीरे काम चल रहा है। क्या बात कर रहे थे हम लोग? देख लीजिए क्वेश्चन को। पावर ऑफ तो द प्रेसिडेंट। हाँ, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना।
तो ये चीजें जो है कि आपको प्रेसिडेंट के पावर जो है कार जो है शक्तियां जो है ना, उसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है। तो है कि पहले जो है कि बहुत दिन से जो है कि ये राष्ट्रपति पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ये लोकसभा अध्यक्ष पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, पीएम पे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, है ना। जो क्वेश्चन आ रहे थे वो डीपीएसपी से आ रहे थे, मूल अधिकार से आ रहे थे, और आपको रहा सहा था तो राज्यपाल से आ रहे थे, है ना। लेकिन अब जो है कि फिर से है कि ट्रेंड जो है कि लौटता हुआ दिख रहा है। राष्ट्रपति से पूछने का मतलब यही होता है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां। लिख लीजिए, संविधान द्वारा राष्ट्रपति को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई है, प्रदान की गई है, प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या है लिख लीजिए। अनुच्छेद अनुच्छेद 53 के तहत, 53 के तहत, 53 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में। और इसका वह प्रयोग स्वयं, इसका वह प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। अपने अधीनस्थ प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ प्राधिकारी कौन कौन हो जाएंगे तो वो बताया था? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सभी आ जाएंगे। चलिए आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश लिख लीजिए, प्राधिकारी से तात्पर्य से केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए जितने भी काम होते हैं सारे काम किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। लिख लीजिए, कार्यपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ऐसा उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 77 में, 77 में। जितने भी कार्य हैं, है ना, वो सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है ना, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। जितने सरकार के निर्णय हैं वो सारे निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं होते हैं। ठीक है, हालांकि लाइमलाइट जो है कि होता कौन है? पीएम, प्रधानमंत्री होते हैं। चार्मिंग किसकी है? पीएम की नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। अनुच्छेद 78 के तहत, 78 के तहत, 78 के तहत राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों
और प्रशासन संबंधी सभी मामलों की सूचना दे जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जा सके, जिसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा सूचना मांगी जा सके। नेक्स्ट लिख लीजिए, मंत्रिपरिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? 74 में लिख लीजिए इसको। अनुच्छेद 74 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, पीएम। हाँ, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। किसका नियुक्ति करता है? सबसे पहले प्रधानमंत्री का करेगा, संघ के मंत्रियों का करेगा, राज्यों के राज्यपाल का करेगा, और किसका करेगा? क्या ये महान्यायवादी। हाँ, महान्यायवादी का करेगा। सर राजदूत का भी करता है। कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, यूपीएससी के अध्यक्ष का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का, महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का, संघ क्षेत्र में राज्यपाल या प्रशासक या मुख्यमंत्री। और ये कहाँ? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है ना। नेक्स्ट वित्त आयोग का, नेक्स्ट राजभाषा आयोग का, ये सब का क्या करेगा? अपॉइंटमेंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। कुछ पदाधिकारियों को जो ये हटा भी सकता है ना, जैसे संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के न्यायवादी, महान्यायवादी, ये राष्ट्रपति के दया पर निर्भर होते हैं ना। प्रसाद पर्यंत मतलब क्या? जस्ट लाइक काइंडनेस, जब तक काइंडनेस बनी हुई है तब तक आप रहिए, जैसी काइंडनेस आपसे हटेगी आप वापस आ जाइए। नहीं, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 160 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों हेतु उपबंध करते हैं। लिख लीजिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रियों के कार्यों को बांटने, विभागों का बंटवारा, मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए नियम बनाएगा।
यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें, पदावधि आदि संबंधी नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। केंद्र राज्य संबंधों के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, या घोषित क्षेत्र को समान घोषित भी कर सकता है ना, वापस भी ले सकता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किसके तहत किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद? 263। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति, वित्त आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भाषा आयोग, लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग की कार्यवाही की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। कार्यवाही की रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। ये पूछा हुआ है, वित्त आयोग की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करवाता है बीपीएससी में? मतलब जितनी भी शक्तियां दी गई है ना, वो सबका प्रयोग वो मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेगा, है ना। आगे चलते हैं, वित्तीय शक्तियों की बात कर लेते हैं, विधायी शक्तियों की बात कर लेते हैं, उसके बाद वित्तीय करेंगे। विधायी में क्या है लिख लीजिए। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। विधायी शक्तियां प्रदान की गई है। लिख लीजिए इसमें। संसद का गठन किससे मिलकर के होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। हाँ, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर किया जाता है, मिलकर होता है। यानी कि संसद का अहम पार्ट है राष्ट्रपति, है ना। लिख लीजिए। यानी भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होने के साथ ही साथ संसद का भी अभिन्न है। राष्ट्रपति के विधायी शक्तियां निम्न है। क्या है? अधिवेशन बुलाने का अधिकार, है ना। लिख लीजिए। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। यह अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस आर्टिकल में दिया है? 108। अच्छा, 85 में। 85 में। लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अधिवेशन बुलाने का। अब देखिए, ये अधिवेशन बुलाएगा, सत्रावसान करेगा, है ना। इसके ही काम है, ये दूसरे का काम है, इसी का काम है ना।
चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति के, यस ऐसे लिख लीजिए, संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक वर्ष में कितना बार बुलाएगा? 2 बार। यानी कि लिख लीजिए, राष्ट्रपति संसद की बैठक कम से कम 2 बार बुलाएगा, 2 बार बुलाने के लिए बाध्य है। आगे चलते हैं। समय से पहले भी लोकसभा ये भंग कर सकता ना। नेक्स्ट लिख लीजिए। उसमें क्या लिख पाया था? अधिवेशन बुलाने का, है ना। आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, ये संसद के दोनों सत्रों का अधिवेशन अगर बुलाएगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? उस सत्र को, उस सदन का लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। हाँ, ठीक है, लिख लीजिए। राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के, ये लिख लीजिए, संसद सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जिसमें वह सरकार के कार्यक्रमों, सरकार की नीतियों का विवरण प्रस्तुत करता है। अच्छा, ये पूछा हुआ है, क्या ये राष्ट्रपति का भाषण होता है? अभिभाषण। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, क्या ये राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है? नहीं, है ना, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं होता है। वो प्रथम सत्र को संबोधित करता है, जो है सरकार द्वारा लिखित दिए जाते हैं, है ना। इसका जो ये तैयार जो होते हैं, स्क्रिप्ट जो तैयार होते हैं, वो सरकार द्वारा तैयार किए जाते हैं कि उसके साल भर का अचीवमेंट क्या है और उसी अचीवमेंट को बताया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। क्या कहते हैं, इस संबोधन को सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है। यह संबोधन राष्ट्रपति का व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं होते। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति संसद के एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकता है, या अनुच्छेद 86 के तहत प्रावधान किया गया अभिभाषण दे सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के
संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ किया गया है? 108 में। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, जो भी आपको करवाया जा रहा है ना, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ताकि है कि आप मेंस में जो है अच्छे से लिख सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आंग्ल समुदाय वाला तो समाप्त कर दिया गया ना 2020 में। हाँ, आंग्लो वाला खत्म कर दिया गया। आंग्ल वाला समाप्त कर दिया गया है। कब किया गया है निकी? ये तो 2020 में ही खत्म किया गया है। हाँ, 2020 में किया गया है। कब किया गया है? डेट नहीं मालूम। लिखवाया था ना पिछले क्लास में? ध्यान नहीं है सर। हाँ, तो ध्यान रखेगा कौन? मैं सर। हाँ, लिख लीजिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत करेगा और यह मनोनयन क्यों किया जाएगा? जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। आगे चलते। छेद क्या बोले थे? प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। नेक्स्ट लिखिए, राष्ट्रपति छेद 108 या सॉरी 80। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा में साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान के अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को विशेष ज्ञान रखने वाले 12 व्यक्तियों की नियुक्ति करें, 12 सदस्यों की नियुक्ति करें। राज्यसभा के लिए 12 सदस्य की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और किन सदस्यों को नियुक्ति किया जाता है? जो साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हो, उपलब्धियां हासिल किया हो, है ना, उन लोगों को स्थान दिए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति से ही कानून बनता है। 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 अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत करता है 12 सदस्य को। 12 सदस्य को किसके तहत मनोनीत करेगा?
अनुच्छेद 80 के तहत ना। अच्छा, उल्टा लिखवा दिया क्या? अनुच्छेद 80 के तहत इसको, और 331 के अनुसार कहाँ पर? लोकसभा में। 331 लोकसभा में। 331 लोकसभा में, उसको सही हाँ। कर लीजिए, उसको सही कर लीजिए। 331 लोकसभा कर दीजिए, 80 जो है आपको इसमें कर दीजिए, राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक तथा संविधान संशोधन को छोड़कर अन्य विधेयक को राष्ट्रपति धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कल ओपन बुक टेस्ट होगा और वो राष्ट्रपति पे होगा, तो इसलिए कि आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। और अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के, जब राष्ट्रपति के समक्ष, जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अपना अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं भी दे सकता है, अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं भी दे सकता है, अनुमति दे सकता है या अनुमति नहीं भी दे सकता है, या पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। और अच्छा, इसमें है कि ये क्या कहते हैं, जब कि पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए, है ना, और संसद उसको पुनर्विचार करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देता है, तो उस पर राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको बाध्य हो जाएगा अनुमति देना ही, साइन करना उसको सशक्त रूप से जरूरत पड़ेगा। राष्ट्रपति द्वारा, ये संसद द्वारा पुनर्विचार किए गए विधेयक को यदि राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दिया जाए, यदि राष्ट्रपति के पास पुनः सहमति के लिए पुनः भेज दिया जाए, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, बाध्य होता है, बाध्य होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, यदि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर लेता है, संरक्षित कर देता है, तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे भी सकता है या रोक भी सकता है, अथवा राज्यपाल को वह यह निर्देश देता है
कि राज्य विधानमंडल को वह पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अब देखिए ऐसा धन विधेयक होगा तो करेगा क्या? नहीं करेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट फिर वही वाली बात, पुनर्विचार करके लिए भेज देगा, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज देगा तो राष्ट्रपति बात होगा कि नहीं होगा? इसमें नहीं होगा, है ना, लिख लीजिए। यदि विधानमंडल विधेयक को पुनर्विचार करके राष्ट्रपति के अनुमति हेतु भेजता है तो राष्ट्रपति उस पर अपना अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होता। केवल संसद में ये बात होता है, ठीक है, बात नहीं होता। आगे चलते। कुछ विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। ऐसे में कौन कौन से विधेयक हैं? धन विधेयक नहीं, धन विधेयक तो पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति लेते हैं, उसके बाद ही तो ये करते हैं, नहीं, और इसीलिए उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। पढ़ा ऐसा? लिख लीजिए। कुछ विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति के पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, किंतु यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना भी संसद में पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकती। लिख लीजिए, कुछ हेडिंग देकर लिख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जिसे राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है, जैसे धन विधेयक का चर्चा कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट लिख लीजिए। कराधान से संबंधित ऐसा विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता हो, यह चर्चा कहाँ है? 274 में। नेक्स्ट लिख लीजिए। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को इसकी चर्चा कहाँ की गई है? अनुच्छेद 2 में। ऐसा विधेयक जो भारत के संचित निधि अनुच्छेद 3 में ना सर? हाँ, 3 में लिख लीजिए। किसी नए लिख लीजिए। ऐसा विधेयक जो भारत के संचित निधि पर भारित हो किंतु वह धन विधेयक नहीं हो, इसकी चर्चा अनुच्छेद 117 लिख लीजिए। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक। नेक्स्ट लिख लीजिए। व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई विधेयक 304 अनुच्छेद में 304 में लिखा। व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला राज्य का कोई भी विधेयक हो, है ना, उस पर पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा राष्ट्रपति का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 1 to 3 अनुच्छेद जारी करने का ये
अध्यादेश जारी करने का शक्ति अनुच्छेद 123 में। ये सब ध्यान रखना होगा, जितने भी चीजें हैं ना, ध्यान रखना होगा आपको। लिख लीजिए। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रदान की गई है। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? लिख लीजिए। राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। 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 सत्र में ना हो। संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। ना हो। और राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है कि कार्यवाही आवश्यक है, तो अध्यादेश जारी कर सकता है। अच्छा, अध्यादेश करने की शक्ति क्या विवेक की शक्ति है? नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो संसद के द्वारा पारित अधिनियम का होता है, कानून का होता है। अब देखिए, अध्यादेश जारी तो हो गया है ना। अध्यादेश जारी हो गया तो संसद के समक्ष कैसे प्रस्तुत होगा? जब संसद सत्र में आएगा, है ना। और राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कब तक प्रभावी होता है? 42 दिन तक। 42 दिन तक प्रभाव में रहेगा, उसके बाद फिर पुनः बुलाया जाएगा। 60 दिन रहता है ना सर? 6 सप्ताह यानी 42 दिन का रहता है। 42 6 सप्ताह लिख लीजिए। लिख लीजिए। ऐसा राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद सत्र के दरमियान प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रत्येक सदन में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि संसद ने पुनः समर्थन दे दिया तो 6 सप्ताह यदि संसद के दोनों सदन अपना अनुमोदन नहीं दिया हो तो 6 सप्ताह के भीतर
अनुमोदन देना आवश्यक होगा, और नहीं देगा तो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। और संसद के दोनों सदन अनुमोदन कर दिया हो तो वो कानून बन जाएगा। लिख लीजिए, यदि संसद के दोनों सदन द्वारा अध्यादेश पारित कर दिया जाता है तो वह कानून बन जाता है। अनुच्छेद 13 में जो है कि उल्लेखित का था, है ना, उसमें विधि शब्द की चर्चा की गई है, विधि को परिभाषित किया गया। तो ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है ना, उसी विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियों को उल्लेख कहाँ किया गया है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है, पृथक रखा गया है। जब पृथक रखा गया तो क्या कार्यालय न्यायालय में यह हस्तक्षेप करेगा, नहीं करेगा। अतः राष्ट्रपति न्याय प्रबंधन के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लिख लीजिए। लेकिन कुछ मामलों में जो है किस दिया गया है, जैसे क्षमादान वगैरह नहीं, क्षमादान शक्ति लिख लीजिए। ऐसा लिखा क्या, किंतु कुछ न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, जैसे क्षमादान की शक्ति, ये राष्ट्रपति को ही प्रदान किया गया ना। न्यायालय क्षमा नहीं कर सकता ना, ये कर सकता है, लिख लीजिए। न्यायालय नहीं कर सकता, राष्ट्रपति राज्यपाल कर सकता है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 72 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमा इसको पार्डोनस लिख लीजिए, ब्रैकेट में पार्डोनस, है ना, क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। अब इसमें किस तरह के क्षमा प्रदान करेगा, किसी को फांसी की सजा दे देगी, मृत्युदंड दे दिया गया है ना, तो उसकी शक्ति को ये क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है ना।
या पूरे माफ कर सकता नहीं, या आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं? लिख लीजिए, लिख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि दी गई हो और उसे दंड दिया गया हो, तो उस दंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, पर विलंब कर सकता है, प्रविलंब कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम कर सकता है, या लघुकरण कर सकता है। इसका प्रयोग हुआ मंत्रिपरिषद, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति निम्नलिखित मामलों में प्राप्त है। कौन कौन मामले? जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया हुआ, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो, जब दंड विधि के विरुद्ध अपराध करने से संबंधित दिया गया हो, विधि के विरुद्ध अपराध से संबंधित करने के लिए दिए गए हो, विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो। लिख लीजिए। जब दंड मृत्यु दंड के रूप में दिया गया हो, मृत्यु दंड के रूप में दिया गया हो। एक मिनट, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज। एक बार फिर से कॉल कर लीजिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, This call will be recorded for training and quality purposes. Please enter your PIN number. चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब पता नहीं है
क्या है, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या लिखा आपने लास्ट? अब यहाँ पे क्षमादान का मतलब क्या होता है? क्षमादान, क्षमादान का अर्थ है, लिख लीजिए। क्षमादान का मतलब कोई भी दंड जो दिया जाएगा पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेंगे। जैसे 6 महीने का दंड दिया गया तो 1 महीना में बदल सकते हैं। मृत्यु दंड दिया गया तो उसे आजीवन कारावास दे सकते हैं। हेलो, हेलो सर, सुन पा रहे हैं? हाँ बताइए। जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। अरे सर मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। अरे सर मैं सुन पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, आप बताइए कहाँ पर हैं? सर ऊपर आ जाइएगा, हम सेंटर में करीब में हैं। ओके, ऐसे में कभी घोषणा हो गई। जो लोग मॉर्निंग में लिखे होंगे स्टार्टिंग में 2-3 पेज लगभग 40 मिनट का स्टार्टिंग वाला सेंड कर दीजिएगा तो। सर डालिए रिकॉर्डिंग तो डालिए। आजा यार, ऐसे आ रही ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर ऊपर। क्षमा का क्या मतलब है? क्षमा का अर्थ है कि यहाँ पे क्षमा का मतलब है पूर्ण पूर्ण क्षमा, क्षमा से है या फिर है कि आंशिक क्षमा से है? आंशिक। लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लीजिए क्षमादान से तात्पर्य पुनः, पूर्णतः, पूर्णतः क्षमा से, पूर्णतः क्षमा से, यानी कि है कि क्षमा कर देगा मतलब इस तरह से हो जाएगा जैसे उसने अपराध किया ही ना हो। नेक्स्ट लिख लीजिए। अच्छा, क्षमादान का, क्षमादान जो है कि हक है या फिर है कि क्षमादान अनुग्रह है?
अनुग्रह है। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रतिलंब, इसका क्या है? प्रतिलंब, इसका क्या अर्थ है? मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित करना। निलंबित करना, निलंबित करना, निलंबित करना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, निलंबित करना। परिहार का मतलब क्या होता है? रिमिशन का मतलब लिख लीजिए। इसके तहत दंड की प्रकृति, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, परिवर्तन किए बिना दंड को कम करना है। 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 ठीक है, दंड को कम करना है। दंड को कम करना है। नेक्स्ट लिख लीजिए। लघुकरण, इसमें है कि दंड की प्रकृति को परिवर्तित करते हुए, परिवर्तित करते हुए उसे कम किया जाना, उसे कम किया जाना है, उसे कम किया जाना है, उसे कम किया जाना है। जैसे कि किसी को 20 वर्ष का दे दिया गया सजा, है ना, तो उसको घटा करके 10 वर्ष भी किया जा सकता है, 5 वर्ष भी किया जा सकता है, 2 वर्ष भी किया जा सकता है ना, इस तरह से। तो चलिए आज यही करते हैं। नेक्स्ट जो है परामर्श का अधिकार वगैरह तमाम चीजें कर लेंगे राष्ट्रपति को। ओके।